हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ध्वनि जो है किस प्रकार उत्पन्न होती है। ध्वनि के उत्पन्न होने का कारण कंपन होता है। कंपन क्या है? जब भी कोई दो चीज़ें आपस में टकराती है तो जिस चीज़ पे बल लगाया जाता है वो कंपायमान होती है, तभी उसके अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। आज हम देखेंगे इसके आगे कि मनुष्य या मानवों द्वारा ध्वनि उत्पन्न किस प्रकार होती है। चलिए देखते हैं। अब हम लोग हैं, मनुष्य हैं, हम कैसे ध्वनि, मैं आपसे बात कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, तो मैं किस प्रकार बात कर रहा हूँ, किस प्रकार बोल रहा हूँ, हम ये देखते हैं। ठीक है, अब कुछ समय तक आप जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरे की तरह गुंजन करिए या ओम का नाद करिए कुछ समय तक, तो आप क्या देखेंगे, आपके कंठ को देखिए, अपने गले को देखेंगे, आपको कुछ कंपनों का अनुभव होगा। जब आप ओम का नाद बोलोगे या कोई गाना गाओगे और कंठ को, अपने गले को पकड़ेंगे तो आपको क्या होगा, वहाँ पे कंपन सुनाई देगा। तो बच्चों, मानवों में, मनुष्यों में ध्वनि यंत्र या वाक यंत्र अथवा कंठ, इसको बोलते हैं हम लेरिंग्स। क्या बोलते हैं? लेरिंग्स। इसके द्वारा उत्पन्न होती है। यह हमारे गले में होता है। इसको हम ध्वनि यंत्र कहते हैं या वाक यंत्र कहते हैं, या हम इसको लेरिंग्स कहते हैं, जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को देखिए। अब ये उभार जो है हमें हमेशा चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर पर यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। इसी भाग को हम क्या बोलते हैं? वाक यंत्र बोलते हैं या साउंड बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम साउंड बॉक्स या वाक यंत्र बोलते हैं। ये हमारा गला है, ये आपका ये वाला भाग, इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स या वाक यंत्र। ठीक है बच्चों, अब जब ये वाक यंत्र होता है तो ये श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। ठीक है बच्चों, ये श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है और यह वाक यंत्र या कंठ के आसपास दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण सी झिरी बनी होती है। अब देखिए, ये तो है आपका वाक यंत्र, इसको बोलते हैं वाक यंत्र। और इनके अगर अंदर की चीज़ देखा जाए, इसका सेक्शन, तो अंदर वाले भाग में ये दो झिरी होती है। यहाँ से जो है जब हम आवाज़ निकालते हैं तो ये हिलते हैं वाक तंतु और आवाज़ बनती है। ठीक है बच्चों, जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, ये हिलते हैं, जिसके कारण हमारी आवाज़ बाहर आती है, हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियाँ जो होती है ना, तंतुओं को बिल्कुल तान के रखती हैं और ढीला कर देती हैं, यही काम करती हैं। जब ये तनता है यानी तना होता है और ढीला होता है, उसी कारण यानी हमारे कंठ से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मनुष्यों में ध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? हमारा साउंड बॉक्स यानी वाक तंतु, वाक यंत्र, जिसमें जो है झिरी होती है। झिरी में से जब हम हवा जो है फेफड़ों से अंदर और बाहर जाती है तो यह उसके तंतु जो है कंपित हो जाते हैं और कंपन होने की वजह से वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न करते हैं और हमारी आवाज़ बाहर निकलती है। अब आवाज़ की गुणता अथवा वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं तो उसकी अलग होती है। अब देखते हैं वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं, हम देख लेते हैं। चलिए, एक हम क्रियाकलाप करते हैं। एक समान साइज की रबड़ की दो पट्टियां लीजिए। इन दोनों को एक दूसरे के सिरे पर हम कसकर बांध सकते हैं। ठीक है, अब इनमें बीच में हम अंतराल या दरार को हवा फूंकेंगे। आप क्या करें, जैसे चित्र देखिए, यहाँ पे दो रबड़ लीजिए, दोनों को अपने उंगलियों से ऐसे पकड़िए, ऐसे। जब आप पकड़ोगे, एक रबड़ लीजिए, इसको ऐसे पकड़ेंगे आप, तो रबड़ पकड़ोगे तो इस तरह से होगा, एक के पीछे उसका दूसरा सिरा होगा। ठीक है, जब इसको ऐसे पकड़ोगे आप तो फूंक मारेंगे आप, तो फूंक मारेंगे तो इससे कंपन उत्पन्न होगा दोनों में और आपको ध्वनि आएगी, जून की ध्वनि आपको सुनाई देगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे आप। तो इसी प्रकार हमारा वाक यंत्र भी कार्य करता है। जब हमारे फेफड़ों से अंदर को बाहर हवा जाती है और नाक से, मुँह से अंदर को जब हवा जाती है तो इस प्रकार कंपन उत्पन्न होता है और हमारे गले से आवाज़ आती है। एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते बच्चों करके। आप मुंह पे एक पत्ता रखिए, ठीक है, और पत्ते पे आप फूंक मारिए, उसके ऊपर दो उंगलियां रखिए जैसे बच्चे ने रखे हुए हैं, और जब आप फूंक मारोगे तो वो कंपन होगा उस पत्ते पे और आवाज़ आएगी ची की। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, इसी प्रकार हमारा वाक तंतु भी कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप एक और उदाहरण कर सकते हैं। इसी जगह कंघी लीजिए, कंघी ऊपर कागज़ रखिए और उसको फिर दोनों उंगली से पकड़िए ऐसे, फिर आप मुंह से फूंक मारिए, तब भी इसमें कंपन होगा। ठीक है, इसका एक और उदाहरण देखिए। एक आपके मोबाइल होता है बच्चों, ठीक है, मोबाइल फ़ोन जो होता है, अब जब
वो ध्वनि करता है, उत्पन्न करता है, तो आपको पता ही है जब ध्वनि उत्पन्न होता है तो गूं की आवाज़ आती है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि ध्वनि जो है कैसे हमें सुनाई देती है, लेकिन हमारे वाक तंतु कैसे कार्य करते हैं ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब इसमें हम देख लेते हैं। हमारे पुरुषों में वाक तंतु की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है, 20 मिलीमीटर लंबे होते हैं हमारे वाक तंतु, और महिलाओं में ये लगभग 5 मिलीमीटर छोटे होते हैं। यानी महिलाओं में 15 मिलीमीटर होते हैं, पुरुषों में 20 मिलीमीटर तक हमारे वाक तंतु लंबे हो सकते हैं। और बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों और महिलाओं की तथा बच्चों की ध्वनियों में, वाक ध्वनियों में, मुंह के स्वरों में भिन्न भिन्नता होती है, अलग अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे मनुष्यों में ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम ध्वनि का संचरण किस प्रकार होता है। यानी ध्वनि का संचरण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, उसको बोलते हैं हम संचरण। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देख लेते हैं हम। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो अपनी सहेली की आवाज़ सुनकर आप सुन पाती हैं। जब आप जोर से आवाज़ लगाते हैं, राहुल, समर, नेहा, ऐसे पुकारते हैं अपने मित्र को आप, तो दूर खड़ा आपका मित्र आपकी आवाज़ कैसे सुनाई देती है उसको? कभी आपने सोचा? क्योंकि आप और अपने मित्र के बीच में तो आपको मान लीजिए 200 मीटर की दूरी है, तो आप जोर से आवाज़ लगा रहे हैं फिर भी उनको सुनाई दे रही है, तो कैसे? चलिए देखते हैं यह कैसे सुनाई देती है। धातु अथवा कांच का एक गिलास लें, इसमें एक यह निश्चित करें कि गिलास सूखा हो, इसके अंदर एक सेल फोन डालिए और याद रखिए सेल फोन को हमें पानी में नहीं रखना है। अपने मित्र को इस सेल फोन पर किसी दूसरे फ़ोन से क्या करने को कहना है, फ़ोन करने को कहना है। और हमने देखना है फ़ोन को क्या करना है, वाइब्रेट मोड पे रख सकते हैं या दूसरे नॉर्मल मोड पे रख सकते हैं। तो जब वो फ़ोन बजेगा तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है उसकी आवाज़ को। अब गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटाकर पकड़िए, अपने मुंह को हाथों के बीच खाली जगह पर सटा दीजिए, जैसे इस बच्चे ने किया। यहाँ पे फ़ोन रख दिया है, चारों तरफ हाथ लगा देने हैं और ऊपर मुंह रखना है, जैसे इस बच्चे ने किया है। ठीक है। अब ध्वनि के संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो अब इसमें क्या होगा, जब वो फ़ोन करेगा आपका मित्र आपके फ़ोन पर, तो गिलास से वायु को मुंह द्वारा खींचने की घंटी की आवाज़ सुनिए। अब हम जब मुंह से वायु को खींचते हैं अंदर की तरफ ना, तो आपको महसूस होगी घंटी की आवाज़ बज रही है। तो क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? गिलास को अपने मुंह से हटाएं तो क्या ध्वनि बढ़ जाती है? बिल्कुल। जब आप गिलास को मुंह पे लगाएंगे तो ध्वनि घट जाएगी, क्योंकि ध्वनि बाहर नहीं निकल रही है, वो आपके अंदर जा रही है। जब आप मुंह हटाते हैं तो ध्वनि बाहर निकलेगी गिलास के ऊपर वाले हिस्से से और यह आपको जोर से सुनाई देगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गिलास में वायु की मात्रा कम होने के कारण घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध अवश्य है। वास्तव में गिलास में सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। तो यही कारण है कि ध्वनि का संचरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मैंने पहले बता दिया। उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जब किसी बर्तन से वायु पूरी तरह निकाल दी जाए तो कहा जाता है कि बर्तन निर्वात है, यानी बर्तन में निर्वात है। निर्वात मतलब उसमें ध्वनि संचित नहीं हो सकती, उसमें कोई माध्यम ही नहीं है। तो क्या ध्वनि द्रवों में संचित होती है? आइए देख लेते हैं। एक बाल्टी लें, ठीक है, बाल्टी लें और बाल्टी को पानी से भर दें। उसके अंदर एक घंटी डालें, आप घंटी को बजाएंगे जैसे चित्र में दिखाया हुआ है। तो क्या आप पानी के ऊपर कान लगाएं जैसे बच्चे ने लगाया हुआ है, क्या आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देगी? ठीक है बच्चों, दूसरा देख लेते हैं। तो सतर्क देखना है कि आपके कान में भी पानी ना पानी जाए, आपके कान में भी पानी ना जाए। जब आपको यह एक्सपेरिमेंट करना है तो इसमें एक बात का ध्यान रखना कि कान में पानी ना जाए, तो तब भी आप ध्वनि सुन पाते हैं। इसका मतलब है कि ध्वनि द्रवों में भी संचरण होती है। ठीक है, तो हमने देख लिया ध्वनि जो है वायु में संचित होती है, ध्वनि जो है द्रव में संचित होती है। अब देखते हैं क्या ध्वनि जो है ठोस वस्तु में भी संचित होती है, गमन होता है। चलिए इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आप धातु के एक मीटर स्केल अथवा धातु की एक लंबी सी छड़ लें, एक सिरे पर अपने कान को रखें और दूसरे अपने मित्र को स्केल के दूसरे सिरे पर खरोचने या खटखटाने को कहिए। तो क्या आप उसको सुन सकते हैं? बिल्कुल, हमें दूसरे सिरे पर उसकी खरोचने की आवाज़ सुनाई देगी। इसका मतलब है ध्वनि जो है ठोस वस्तुओं में भी संचित होती है। तो बच्चों, हमने इस माध्यम से क्या देखा कि ध्वनि के संचरण के लिए हमने इन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखा कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तभी जाती है जब उसके बीच में कोई माध्यम होता है। तो माध्यम क्या होगा?
यानी ध्वनि जो है संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम चाहे आपकी वायु हो, चाहे द्रव हो, चाहे ठोस हो, तीनों में से कोई एक माध्यम हो सकता है। चलिए बच्चों, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। कल हम देखेंगे कि क्या हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा कैसे सुनते हैं, वो हम देखेंगे। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए आज के कार्यपत्र की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आज के कार्यपत्र को। तो ये रहा बच्चों आज का कार्यपत्र का आपका। चलिए इसमें देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, मनुष्य ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं। तो यह मैंने आपको बता दिया, पूरी अच्छी तरह समझाया। ये आपने बताना है कि मनुष्य या मानव ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, समझाइए। ये आपने समझाना है कि क्या ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब मीडियम। तो आपने ये समझाना है, कोई एक्सपेरिमेंट करके बताना है आपने। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया होगा और आपके टॉपिक भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। चलिए आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे का टॉपिक लेकर।